देखते हैं कि जो हम असेसमेंट के लिए क्वेश्चंस रखते हैं मुख्तलिफ टाइप्स के, सो बेसिकली हम तो कहते हैं कि ये एक सब्जेक्टिव टाइप होता है और एक ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, लेकिन वो ये पुराने नाम थे और नए जो टर्म्स इसके लिए यूज होते हैं, सो वन ऑफ देम इज कॉल्ड सप्लाई आइटम्स। रिमेंबर वन थिंग, जो इस फील्ड में नए हैं कि आइटम का लफ्ज हम क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन के लिए आइटम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। सो कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ आइटम जो है वो सप्लाई आइटम्स होते हैं और कुछ सेलेक्ट आइटम्स होते हैं। यानी बेसिकली आपके पास दो किस्म के सवालात होते हैं, एक सप्लाई आइटम और एक सेलेक्ट आइटम। सप्लाई आइटम में हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लिखते हैं, चाहे वो एक लफ्ज हो, चाहे वो एक सेंटेंस हो, चाहे वो एक पूरा पैराग्राफ हो, या चाहे पूरी एक एसे हो, जहां पर हमने अपनी तरफ से चीजों को प्रोड्यूस करना होता है, सप्लाई करनी होती है, अपनी तरफ से लिखना होता है, तो उन तमाम के तमाम सवालात को हम अंडर द हेडिंग ऑफ सप्लाई आइटम्स रखते हैं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे सेंटेंस कंप्लीशन हो लेकिन ऑप्शन ना दिए गए हो। तो एज फार सेलेक्ट आइटम इज कंसर्न, एमसीक्यूज जिसको कहते हैं, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। एक तो जो अगर मैच पे कॉलम वाले हैं तो वो भी आपके पास आ जाएंगे। एक ARQ भी उसको कहते हैं, अल्टरनेटिव रिस्पांस क्वेश्चन, जहां पर दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं, या यस नो वाले भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स वाले भी हो सकते हैं। यानी वो सवालात जहां पर आपने दिए हुए ऑप्शंस में से किसी एक को टिक करना हो, या किसी एक के साथ कनेक्ट करना हो, या लाइन ड्रा करनी हो, वगैरह वगैरह। यानी जहां पर आपने अपनी तरफ से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करना, बल्कि जो ऑप्शंस या जो जवाब दिए गए हैं उन्हीं में से आपने एक को सेलेक्ट करना हो, so that question type is called select items. So basically two supply items and select items. जो supply items हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग कि ये जो कंस्ट्रक्टेड सप्लाई आइटम्स हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, और शॉर्ट में इनको CRQs कहते हैं। CRQs के स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। सप्लाई आइटम्स को CRQs भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपर है, सॉरी, जो बच्चा हल कर रहा है सवालात को, तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करके देना है, कुछ ना कुछ लिख के देना है। These constructed response questions are further divided into two types. एक को रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन कहते हैं, जिनको RRQs भी कहते हैं, जहां पर हमने बच्चे को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ हो कि आपने एक सेंटेंस में इस सवाल का जवाब देना है, या आपने उनको पाबंद किया हुआ है कि इससे ज्यादा जवाब नहीं चाहिए, या इस कंसेप्ट से इजाफी मुझे जवाब नहीं चाहिए, यानी आपने कह दिया कि डिफाइन केमिस्ट्री, तो आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि सिर्फ केमिस्ट्री को डिफिनीशन आपको देगा, मजीद तफसील में वो नहीं जाएगा। So whenever you restrict in the concept as well as in the length, that is called restricted response question. As far the second one is concerned, यानी ये जो RRQs हैं और जो ERQs हैं, they are basically types of CRQs. Basically CRQs और इनके types हैं RRQs and ERQs. ERQ stand for extended response question, जहां पर आप बच्चे को अपने सवाल भी छोड़ देते हैं कि वो अपनी मर्जी से जवाब दे दे और आपने उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हम देते हैं या जो ओपिनियन वाले क्वेश्चंस हम देते हैं कि जहां पर बच्चे अपनी ओपिनियन का इजहार खुलकर कर दे विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग देम, then those type of questions are called extended response question. So supply items are basically these two. इन पर तफसीली बात जो है नेक्स्ट वीक में होगी, एक एक को डिस्कस करेंगे कि RRQs किस तरह से बनते हैं और ERQs किस तरह से बनते हैं और MCQs किस तरह से बनते हैं। आज के दिन में हम देखते हैं कि अगर आप MCQ डेवलप कर रहे हैं, चाहे CRQ डेवलप कर रहे हैं, चाहे ERQ डेवलप कर रहे हैं, तो उनके जो आइटम्स जब हम डेवलप करते हैं तो प्रोसेस कौन सा होता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं या कौन कौन से स्टेजेस से जिनसे गुजरकर हम आइटम बनाते हैं। स्टेज नंबर 1 इज स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी सवाल डेवलप करने से पहले
टीचर अपने आप से ये सवाल कर ले कि ये जो सवाल मैं डेवलप कर रहा हूं तो इसका मकसद क्या है, यानी आया इस सवाल का मकसद ये है कि मैं बच्चे की रीडिंग एबिलिटीज देख लूं, राइटिंग एबिलिटीज मैंने चेक करनी है, स्पीकिंग एबिलिटीज चेक करनी है, लिसनिंग वाली अगर आप लैंग्वेज में पेपर बना रहे हैं या आइटम बना रहे हैं तो, या मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मैथमेटिक्स है वो देखनी है, या एनालिटिकल थिंकिंग देखनी है। सो सबसे पहले सवाल बनाते हुए अपने आप से ये सवाल कर लें कि इस सवाल का मकसद क्या है, मैं देखना क्या चाहता हूँ या देखना क्या चाहती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर रीडिंग देखनी है तो उसके लिए आपने रीडिंग मटेरियल ज़्यादा देना होगा और फिर रीडिंग कंप्रहेंशन के क्वेश्चंस डालने होंगे। लेकिन अगर आपने राइटिंग ऑब्जेक्टिव आपने ये है कि बच्चे की मैं राइटिंग स्किल्स देख लूँ, तो उसके लिए फिर आपने क्वेश्चन शॉर्ट देना होगा और आंसर उनका बहुत लंबा आएगा। इस तरह अगर स्पीकिंग एबिलिटीज देखनी है तो उसके लिए आपने एक्टिविटीज पर देखनी है, क्योंकि वो स्पीकिंग एबिलिटी आप पेपर पेंसिल टेस्ट से नहीं देख सकते। इस तरह अगर लिसनिंग एबिलिटीज को देखनी है तो उसके लिए लाजमी बात है कि आपने कुछ साउंड वगैरह का बंदोबस्त करना होगा ताकि बच्चे की लिसनिंग एबिलिटीज में देखें। इस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो सिर्फ ये नहीं कि आपने जो क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है बस उनको वही सवाल दे दे कि आप दोबारा से वो रिपीट करके लिख ले। सो whatever the purpose, you have to develop item accordingly. So सबसे पहले अपने आप से सवाल कर ले कि ये जो सवाल मैं बना रहा हूँ, पेपर के अंदर हर एक सवाल का अपना अपना मकसद होता है। सो यू मस्ट नो द पर्पस ऑफ दैट आइटम, और ये एसिडोज और आइलोज की शक्ल में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। सो इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एसिडोज एंड आइलोज, यू कैन इजीली राइट एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। चलिए, आपको पता तो चल गया कि मकसद क्या है सवाल का। उसके बाद फिर कंटेंट को आउटलाइन करना है। कंटेंट आउटलाइन से मुराद ये है कि आपके लेसन के अंदर हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट जो है इस काबिल नहीं होता कि उस पर सवाल बनाया जाए। बाज़ तमहीदी सेंटेंसेस होते हैं जो सिर्फ बैकग्राउंड के लिए होते हैं, बैकग्राउंड बनाने के लिए, जो गैर ज़रूरी सेंटेंसेस होते हैं या जो गैर ज़रूरी टॉपिक्स होते हैं या जो इर्रेलेवेंट आपके पास टॉपिक्स या सेंटेंसेस होते हैं, डिटेल्स होती हैं। सो कभी भी उन इर्रेलेवेंट डिटेल्स पर और इर्रेलेवेंट कंटेंट पर क्वेश्चन डेवलप ना करें, बल्कि जो यूजफुल कंटेंट हो, जो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हो, तो उन पर सवाल डेवलप कर लिया करें। आई कैन रिमेंबर कि 9 का एक पेपर में देख रहा था, वहां पे लिखा हुआ था व्हेन ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग। व्हेन ही गेट्स, ये बोर्ड का पेपर था, व्हेन ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग। सो नाउ यू मे आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ कि व्हेन ही, तो सबसे पहले ही का पता नहीं चल रहा था कि ये किसका जिक्र हो रहा है, कि आया उन्होंने जो ऐसे में लिखा था तो वो वाला ही था कि जो लेसन में आया था वो वाला ही था। फिर आप अपने आप से सवाल कर ले कि सवाल का मकसद ही क्या है। When he gets up in the morning, it has no meaning at all, it has no objective at all. So ऐसे कंटेंट का की सिलेक्शन कर लिया करें जो कि यूजफुल हो। गैर जरूरी और गैर अहम कंटेंट का कभी भी की सिलेक्शन कभी भी आप लोग ना करें पेपर के लिए या क्वेश्चंस के लिए। थर्ड नंबर इज आइटम सिलेक्शन। रिमेंबर वन थिंग कि इस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट फिर देख ले कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है कौन किस आइटम से ये पूरा होगा। आया इसके लिए मैं एमसीक्यू बना दूं, या इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बना दूं, या लॉन्ग क्वेश्चन बना दूं, या व्हाट एल्स कैन बी डन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। रिमेंबर वन थिंग, हर एसिडो पे हर टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं बन सकता। हर ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट हर टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी मिसाल के तौर पर आपने राइटिंग बच्चे की देखनी है, ऑब्जेक्टिव ये है, तो उसके लिए आप एमसीक्यू कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एमसीक्यू में उस वहां पर सिर्फ उन्होंने टिक करना है। इस तरह अगर एनालिटिकल थिंकिंग है तो एनालिटिकल थिंकिंग के लिए आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दे सकते, एनालिटिकल थिंकिंग के लिए आपने एमसीक्यू ही देना है। इस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो वहां पर आपने आरआरक्यू ही देना है, सीआरक्यू ही देना है, एमसीक्यू वहां पर ज्यादा बेहतर नहीं चलेगा। सो व्हाट आई वांट टू से कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव यू हैव टू सेलेक्ट द आइटम, कि
कि मैं कौन सा सवाल किस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट दे दूं, कौन सा टाइप जो है मैं सेलेक्ट कर दूं, आया शॉर्ट क्वेश्चन दूं, आया लॉन्ग क्वेश्चन दूं या एमसीक्यू दूं। द फोर्थ थिंग इज ऑब्जेक्टिव का भी आपको पता चल गया, अच्छे अच्छे कंटेंट से आपने सिलेक्शन भी कर ली और आइटम की सिलेक्शन भी आपने कर ली कि कौन कौन सा एमसीक्यू देना है, किसी आरक्यू की आरक्यू। द फोर्थ स्टेप इज द आइटम कंस्ट्रक्शन और आइटम डेवलपमेंट या सवाल का बनाना, जिस पर पूरे 2 दिन हम लगाएंगे। इस स्टेज पर किस चीज का ख्याल रखेंगे जब आप आइटम डेवलप करें, जब सवाल डेवलप करें? ये देख ले कि इसका कॉग्निटिव लेवल क्या है, ये नॉलेज का है, कंप्रहेंशन का है, एप्लीकेशन का है, नंबर 1। नंबर 2, इस सवाल का डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये इजी है, ये मॉडरेट है, ये डिफिकल्ट है। EMD, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। फिर आइटम की स्टेटमेंट को बार बार आप चेक कर लिया करें। फिर अगर एमसीक्यूज हैं तो उसके अंदर स्टिमुलस होते हैं, स्टेम होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, कीज होते हैं, डिस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डेवलप एन आइटम यू हैव टू कीप इन माइंड दीज 3 थिंग्स। कॉग्निटिव लेवल क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है और उसकी स्टेटमेंट क्या है। अगर एमसीक्यू हो तो फिर इन चीजों का भी आपने ख्याल कर रखना है, व्हाटएवर द आइटम यू सेलेक्ट। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अगरचे हमें ये कंपोजिशन ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत मामूली चीज लगती है, आपने ऑब्जेक्टिव्स का तयन भी कर लिया, अच्छे अच्छे कंटेंट का सिलेक्शन भी कर ली, आइटम की सिलेक्शन भी कर ली और आइटम कंस्ट्रक्शन भी कर ली। द नेक्स्ट स्टेज इज कंपोजिशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। कभी भी पूरे पेपर के लिए एक किस्म के इंस्ट्रक्शंस नहीं होते। अगर आपने इंस्ट्रक्शन ले लिए कि लेट्स से आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज हैं और आपने दे दिए कि चूज द करेक्ट वन। नाउ चूज द करेक्ट वन isn't a clear instruction at all। उन्होंने चले सेलेक्ट कर लिया तो आया वो टिक करेगा कि वो सर्कल करेगा कि वो फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेगा। Now the instructions aren't clear at all। You have to write over there that tick the right answer or fill in the blanks with the correct answer, yeah, circle the correct answer option। That will be the clear instruction। So in इंस्ट्रक्शंस को भी लाजमन जो है आप लिखा करें हर एक पेपर के अंदर, और जहां पर वेरिएशन आ रही हो, यानी एक टाइप के सवालात हैं जहां पे टिक टिक करने हैं वहां पर ऑल राइट, लेकिन नेक्स्ट फौरन से शुरू हो गया कि जहां पे उन्होंने ब्लैंक्स को फिल करना था तो फौरन से इंस्ट्रक्शन दोबारा लिख ले कि अब नीचे सवालात में आप जो है गैप्स को फिल कर ले, ब्लैंक्स को आप फिल कर ले, यानी वहां पे लिखना भी है। सो इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर and written in written form। आपने फिर ऐसा नहीं कि पेपर शुरू हो गया और टीचर हजरत या मिस जो है फिर खड़े होकर उनको समझा रही हैं कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है। The sixth one is development of answer sheets। आंसर शीट्स का बड़ा ख्याल रखें। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए सफिशिएंट स्पेस आप लाजमन छोड़ दिया करें, सफिशिएंट स्पेस लाजमन छोड़ दिया। ऐसा ना हो कि आप सवाल छोटा हो, आपने ज्यादा गैप छोड़ दिया, या सवाल जो है बहुत लंबा हो, गैप आपने कम छोड़ दिया। ये लोअर लेवल के मीनिंग में जिक्र कर रहा हूँ कि दे शुड आल्सो कंसिडर द आंसर शीट आल्सो व्हेनेवर डेवलपिंग द आइटम्स। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट। 7 नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ आंसर कीज एंड रूब्रिक्स। आंसर की लाजमन डेवलप करनी है क्योंकि मे बी अनदर टीचर इज चेकिंग द पेपर, और आंसर की का ये एमसीक्यू के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर 3 आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर एमसीक्यू में जो ऑप्शंस आप देते हैं अगर 3 हैं तो 33% आपने रखनी है। इसी तरह से अगर 4 क्वेश्चंस है तो 25% रखिए। मतलब ये कि ए वाले 25% हो गए, बी भी 25, सी भी और डी भी। अपनी आसानी के लिए नहीं कि आपने ए सारे आंसर दे दिए। सो उस सेंस में भी आंसर की डेवलपमेंट, और जब पेपर आप बना लेते हैं तो पेपर के लिए भी आंसर की लाजमन बना लें। फिर रूब्रिक्स पे तफसीली बात होगी कि व्हाटएवर द आइटम्स हैव बीन डेवलप्ड, हाउ टू मार्क देम, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इनकी मार्किंग के लिए क्राइटेरिया भी लाजमन बना लें। 8 नंबर, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सब कुछ हो गया, पेपर भी जबरदस्त बन गया, सब कुछ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में आपसे कोताही हो गई।
बच्चों को जिस तरतीब से बिठाना था उस तरतीब से नहीं बिठाया, टीचर जो उनके ऊपर कड़ी थी तो उन्होंने उस चीज़ को सीरियस ही नहीं लिया, पेपर मार्किंग जो है आपने सही तरीके से की ही नहीं, तो उस पेपर का कुछ भी फायदा नहीं। सो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पेपर कब लिया जाएगा, कहाँ पे लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, कौन लेगा, इसकी मार्किंग कौन करेगा, इसका रिजल्ट कौन तैयार करेगा, ये रिजल्ट जब तैयार हो जाएगा तो ये फिर पेरेंट्स तक कैसे पहुंचेगा, बच्चों तक कैसे पहुंचेगा, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। सब कुछ आपने कर दिया, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आप लूज हो गए तो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो कभी आपके पास नहीं आएंगे। And the last one is test revision. Whatever the test you are giving, तो आप लाजमन जो है ये देख लिया करें, अगर बच्चों को आप टेस्ट दे रहे हैं सो लाजमन इस चीज़ का ख्याल रखें कि एक दफ़ा इसकी पायलटिंग लाजमन कर लिया करें। पायलटिंग से मुराद ये है कि क्वेश्चंस के कुछ, यानी सारा का सारा पेपर तो पायलट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आइटम्स जो है उनकी पायलटिंग कर ले ताकि आपको पता चल जाए कि आया मेरे बच्चों को ये चीज़ आती भी है कि नहीं आती। तो अकॉर्डिंगली फिर आप सवालात डेवलप करेंगे, तो पायलटिंग कर लिया करें, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ एक टेस्ट लेकर बच्चे के मुतालिक राय कायम नहीं करनी, बल्कि बार बार टेस्ट देने हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा आपने टेस्ट लेने हैं ताकि आपके पास डिजायर्ड रिजल्ट्स आ जाए, किसी बच्चे के मुतालिक जो भी ओपिनियन फिर आप कायम करेंगे। These were some the process to be adopted while developing the items. Now कुछ प्रिंसिपल्स आपने लाजमन जहन में रखने हैं जब आप पेपर या टेस्ट डेवलप करें। जो भी आइटम डेवलप हो, इट शुड बी अ वैलिड वन। वैलिड से मुराद ये है कि जिस मकसद के लिए बना रहे हैं तो उसी मकसद के लिए वो हो भी, यानी अपने आप से सवाल कर ले कि आया जिस मकसद के लिए मैं सवाल बना रहा हूं तो वह मकसद मेरा पूरा हो भी रहा है कि नहीं पूरा हो रहा। अगर पूरा हो रहा है तो उसको कहते हैं अ वैलिड क्वेश्चन और अ वैलिड आइटम। रिलायबिलिटी कहते हैं कि वेदर द टेस्ट रिजल्ट्स आर रिपीटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम और नॉट, यानी एक पेपर आपने दे दिया तो उसका रिजल्ट जो है अगर नेक्स्ट टाइम फिर आप पेपर दे देते हैं या टेस्ट बच्चों से ले लेते हैं तो रिजल्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं आ रही। अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है तो आपका टेस्ट जो है रिलायबल नहीं है। टेस्ट रिजल्ट्स के बीच में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। सो सबसे पहले जिस मकसद के लिए बना रहे हैं तो मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं पूरा। नंबर 2, रिजल्ट जो आपके पास आ रहे हैं तो उनके बीच में इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट्स के बीच में वेरिएशन नहीं हो। नंबर 3, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि उनकी मार्किंग जो है इट शुड बी द सेम, नंबर 1। नंबर 2, जब आप पेपर डेवलप करें तो सब्जेक्टिविटी उसमें ना हो। मार्किंग के साथ साथ डेवलपमेंट में भी सब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि ये सवालात मुझे पसंद है या ये मैंने पढ़ाए हुए या ये आसान है। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो यू आर डूइंग सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी ये होगी कि जो नीड है बच्चों की तो उसके हिसाब से मैं पेपर बना लूँ। और इस तरह मार्किंग में भी जो है ऑब्जेक्टिविटी कि आपकी पर्सनल राय उसमें ना हो, बच्चे ने जो भी लिखा जो भी प्रोड्यूस कर दिया अगर ठीक है तो यू हैव टू गिव देम द मार्क्स। नेक्स्ट वन इज द इम्पोर्टेंट वन कि आपके टेस्ट जो है इट शुड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन होम, जो कि इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। आमतौर पर पेपर के अंदर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनकी परसेंटेज 20% होती है, जो मॉडरेट या एवरेज क्वेश्चन होते हैं 50%, और जो इजी क्वेश्चन होते हैं तो 30% रखे जाते हैं। इनका फायदा क्या है कि ये डिस्क्रिमिनेट करती है, आपको बताती है कि कौन सा बच्चा काबिल है, कौन सा दरमियाना है और कौन सा कमजोर है। अगर आपने तमाम के तमाम सवालात आसान रख दिए तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ऐसा टेस्ट बनाएं कि जिससे आपको पता चल जाए, जो डिस्क्रिमिनेट कर ले, जो फर्क आपको बता दे कि कौन सा बच्चा काबिल है और कौन सा लेस काबिल है और कौन सा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब कि पेपर सेटिंग में आपने इस एवरेज का लाजमन ख्याल रखना है, तभी आपको पता चलेगा। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा पेपर कभी भी डेवलप ना करे, ऐसी एक्टिविटीज़ कभी भी डिज़ाइन ना करें, ऐसा कोई टूल वगैरह इस्तेमाल ना करें जिसको आप एडमिनिस्टर ना कर सकते, जो प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल ना हो। Whatever the item you are choosing, it should be
easily administered, जो आसानी से एडमिनिस्टर हो सके। एंड द लास्ट वन इज के प्रैक्टिकलिटी एंड स्कोरिंग। जो भी टेस्ट हो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ उनकी मार्किंग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो और एक प्रैक्टिकल हो, यानी वो जो कर सकते हो और उनकी मार्किंग आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो।